हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम आज स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि भारत की परिप्रेक्ष्य से क्या दुनिया के परिप्रेक्ष्य से बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। क्योंकि आज 14 अप्रैल है और 2024 का दिन 14 अप्रैल यानी बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती। उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे और उनके संघर्ष के बारे में और परीक्षा उपयोगी कौन कौन से प्रश्न उनकी जीवनी से बन सकते हैं। जैसे उन्होंने कौन कौन से संगठन की स्थापना की, कौन कौन सी पत्रिकाएं, कौन कौन सी बुक्स वगैरह लिखी हैं और उनकी जो जर्नी है जन्म से लेके उनकी पढ़ाई और उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। इसके अलावा भारतीय संविधान में कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते, जनक कहे जाते हैं। ऐसे हम हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर की 133वीं जयंती पर हम उनको सत सत नमन करते हुए उनके बारे में थोड़ा सा अपने विचार रखेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट हैं और भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं इस क्लास को, वो नोट्स अपने पास रख लें और जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह होती हैं, सन होती है, उनको नोट करते जाएं और एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो हम करते हैं बात है आज बाबा भीमराव रामजी अम्बेडकर, एक प्रमुख जो भारतीय विधिवेत्ता जिन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले भारत के सरकार के कानून मंत्री थे। तो प्रमुख विधिवेत्ता थे भारत के, शास्त्री भी थे, समाज सुधारक थे और राजनीतिक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। इनका जन्म चूंकि 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से होती है? इनके पिताजी एक सूबेदार थे। इनकी जर्नी शुरू होती है बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। फिर इसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क में है। हर बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ है, परीक्षाओं में ही पूछा जाता है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में है। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। इसके अलावा लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में ये अपनी शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद ये भारत लौट आए। इसके बाद इनकी जो समाज सुधारक और महिलाओं के प्रति जो इनकी जागरूकता थी, सम्मान था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योगदान में ये अपना लग गए। तो इनकी जर्नी शुरू होती है 1924 में। दलितों की स्थिति उजागर करने के लिए इन्होंने एक समाचार पत्र का संपादन करना शुरू किया। बात 1924 की है, जिसका नाम बहिष्कृत भारत समाचार पत्र था, जो कि दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने शुरू किया था। इसके बाद बात आती है मैं प्रमुख, चूंकि इनकी कार्य तो इतने ज़्यादा हैं कि उसकी व्याख्या तो मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन कार्यों की हम चर्चा कर रहे हैं। उस ईयर की, उस सन की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सन भी इम्पोर्टेंट है। और इनके जो सभाएं हैं या इन्होंने जो स्थापना की है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो नोट करते जाना। अब बात आती है इसके बाद 1924 से 1927 की। तो इन्होंने दलितों की स्थिति उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की 1927 में। मैं पीछे थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ। और 1924 में चूंकि इन्होंने दलित वर्ग के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की थी। वो संगठन ज़्यादा दिन तक चला नहीं, लेकिन जर्नी इनकी वहीं से शुरू हुई। फिर 1927 में दलितों की स्थिति को उजागर करने के लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का संपादन शुरू किया। इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट कौन नहीं जानता है, जिसमें दलितों के ये निर्वाचन मंडल जो होता था, तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी के कहने पर इन्होंने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट में शामिल होकर भारत को एकजुट बनाए रखा, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होगी तो इसमें भारतीय में फूट होने का डर था। इस स्थिति को देखते हुए अम्बेडकर जी सहमत हो गए गांधी जी से और पूना पैक्ट 1932 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात आती है 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। 1936 में लेबर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 नोट कर लेना।
इसके बाद इनकी जर्नी की बात आई तो बात करते हैं 1942 में भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में इनका नियुक्ति मिली, जो कि गवर्नर की कार्यकारिणी थी। श्रम विभाग के ऊपर इनको नियुक्ति मिली हुई थी। बाद में बंगाल जब संविधान सभा का गठन हुआ तो बंगाल से इनका चुनाव हुआ और संविधान सभा के लिए ये चुन लिए गए। ये इनकी थोड़ा सा जर्नी के ऊपर हमने प्रकाश डाला। अब बात करते हैं कि संविधान के जनक के रूप में ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे, जो कि सबसे बड़ी समिति संविधान सभा की जो समितियां थी उनमें से सबसे बड़ी समिति प्रारूप समिति थी, उसके ये अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। और भारत के जो अंतरिम सरकार थी, क्योंकि जब इलेक्शन नहीं हुआ था, आम चुनाव नहीं हुए थे, अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो इनको कानून मंत्री के पद पर इन्होंने सुशोभित किया। और कानून के पद पर रहते हुए, जो कि नेहरू जी के चाहने पर हिंदू कोड बिल आया, उसमें मतभेद होने पर इन्होंने लास्ट में 1951 के आम चुनाव होते होते इन्होंने मंत्री कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया। अब हिंदू कोड बिल क्या होता था? हिंदू कोड बिल कोई एक बिल नहीं है, इसमें कई बिल का समूह था, जिसमें ये कह सकते हैं कि अंबेडकर को ये अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत की जो समाज है वो बट जाए इससे। वो इस चीज़ से बहुत दुखी हुए, क्योंकि महिलाओं को पूरा जितना उनको कहते हैं ना कि अधिकार मिलना चाहिए उनसे उससे वंचित रखा गया था। तो हिंदू कोड बिल में ये नेहरू जी का ये कह सकते हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट नेहरू जी के लिए था कि ये वो चाहते थे कि ये कोड बिल आए, लेकिन अंतरिम सरकार में अंबेडकर जी के साथ इनके मतभेद होने के कारण, हालांकि अंबेडकर साहब ने लास्ट तक इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन वो हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो पाया। इसके बाद जब सरकार आम चुनाव हुए 1951 में, इसके बाद जब सरकार का गठन हुआ, नेहरू जी फिर से प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, जो हिंदू कोड बिल के अंतर्गत ही आता है, उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये भी हिंदू कोड बिल के अंतर्गत आता है। और जैसे दत्तक कहते हैं ना, दत्तक पुत्र ले लिया, उसके अधिग्रहण का अधिनियम, और इसके अलावा भरण पोषण का, बच्चों के भरण पोषण का अधिनियम, ये भी हिंदू कोड बिल के अंदर ही आता है। और अंबेडकर जी के बारे में बात करें तो ये जन्म से तो हिंदू थे, और इन्होंने हिंदू की अपनी जर्नी लास्ट तक, हालांकि इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया जीवन के लास्ट में, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और हमारे इस कहते हैं भारत रत्न, अमूल्य रत्न का 6 दिसंबर 1956 को जिसे इनका निधन हो गया, जिसे हम महान परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। डेट याद कर लेना और लिख लेना, 6 दिसंबर 1956 को इस हमारे भारत अनमोल रत्न का निधन हो गया। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो 1990 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया, जो इनके अगर कद काठी से देखा जाए तो मैच नहीं करता। ये उससे भी कहीं ऊपर के लेवल के व्यक्तित्व थे, जिन्हें देश क्या दुनिया में इनको पूजा जाता है आज भी। अब बात करते हैं 1990 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। अब इनके हम कार्य की बात कर लेते हैं कि इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। तो पत्रिकाओं की जो एक अगर मोटा मोटा कहें तो ज़्यादा तो मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितनी मुझे याद है मैं वो बताऊंगा, और लिख लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मूक नायक थी, जो 1920 में आई थी, एक पत्रिका थी मूक नायक जो 1920 में आई थी। बहिष्कृत भारत 1927 में, जो कि इन्होंने दलितों के स्थिति को उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत एक पत्रिका निकाली थी 1927 में। समता पत्रिका निकाली थी 1929 में, और इसके बाद जनता 1930 में। ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हो गई। अब इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो इनहेलेनेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, जो जाति विशेष की बात करते हैं तो इन्होंने इस पर एक किताब लिखी। बौद्ध एवं कार्ल मार्क्स एक किताब इनकी ये भी है। इसके अलावा द अनटचेबल ये इनकी एक पुस्तक है, द अनटचेबल। बुद्ध एवं हिज धम्म एक ये भी पुस्तक है, इनको लिखते जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, परीक्षाओं में हमेशा पूछी जाती हैं। द राइज एंड कॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ये भी इनकी एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है।
इसके अलावा अगर इनके संगठन की बात करें तो संगठन में बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 इन्होंने संगठन की स्थापना की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की 1936 में। इंडिपेंडेंट लेबर की स्थापना 1936 में। अनुसूचित जाति संघ 1942 में। क्योंकि अम्बेडकर जी ने दलितों महिलाओं के प्रति बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं इस देश में। संविधान में जो कि कहते हैं कि अम्बेडकर जी हमेशा कहते थे कि अगर एक दलित को या महिला को अगर हम बात करें तो अगर केवल महिला को बात करें कि वो कहते थे कि किसी समाज या देश की प्रगति का आकलन आप कैसे कर सकते हैं, वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी है, इसको देखते हुए आप वहाँ देश की प्रगति का आकलन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आधी आबादी को अधिकारों से वंचित रहोगे वो देश या समाज कभी तरक्की कर ही नहीं सकता है। ये अम्बेडकर जी का कहना था। और अम्बेडकर जी के विचारों में एक विचार और भी बहुत महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि वो किसी भी धर्म को, उन्होंने हिंदू धर्म से थे, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही सब धर्मों के बारे में कि कोई भी धर्म चाहे हिंदू हो तो हिंदू सर्वश्रेष्ठ मंदिर में एक महिला को ऊंचे पद पर पुजारी नहीं रख सकता है। एक मुस्लिम धर्म हो तो वो अपनी सर्वश्रेष्ठ मस्जिद में मौलवी महिला को नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता है? ये अम्बेडकर जी ने इसके पीछे विचार किए। और अगर उन्होंने देखा कि चर्च है तो उसमें पादरी जी होते तो उस पद पे कभी महिला उन्होंने देखी ही नहीं है कि महिला भी होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, आधी आबादी है। ऐसे विचारों को रखते हुए उन्होंने मतलब ये कहा कि धर्म आपको आज़ादी दे अन्यथा ना दे, लेकिन हर एक महिला आज के समय में, जो वर्तमान भारत है आज के समय में, हर एक महिला राष्ट्रपति भी बन सकती है, प्रधानमंत्री भी बन सकती है। वहाँ तक महिलाएं पहुँची भी है। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, प्रतिभा देवी पाटिल जी जो कि प्रधानमंत्री का पद है, वो राष्ट्रपति के पद पे सुशोभित है, अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी है। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रही हैं। इंदिरा गांधी जी को कौन भूल सकता है, तो प्रधानमंत्री के पद पे भी वो रह चुकी हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि संविधान ही आपको आज़ादी देता है, धर्म दे अन्यथा ना दे, लेकिन संविधान ही आज़ादी देता है कि आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर आप में योग्यता है तो आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी क्या नहीं बन सकते हो, आप सब कुछ बन सकते हो। ये उनके विचार थे। उन्होंने अपने जो शिल्पकार उनको माना जाता है संविधान में, इस बात को मेंशन किया, उनके ये विचार थे। उसी विचारधारा को लेकर उन्होंने संविधान की रचना की, जिससे आज हम सब लोग उनको, उनके इस कार्य के लिए कृतज्ञ हैं और उनको सत नमन करते हुए उनकी 143वीं जयंती पर उनको प्रणाम करते हैं। इसी के साथ मैं अपने सेशन की समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।